नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली महाशक्ति की, मौर्य साम्राज्य की। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 2300 साल पीछे। ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसने सिर्फ भारत को एक नहीं किया, बल्कि उसकी आज की पहचान की नींव भी रखी। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई सूखा सा चैप्टर नहीं है। ये कहानी है जबरदस्त एम्बिशन की, कमाल की स्ट्रैटेजी की और एक ऐसे बदलाव की जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत, अरे वाह, सत्ता के गलियारों में ड्रामा, स्ट्रेटेजी और बगावत से भरी हुई है। तो कहानी शुरू होती है मगध से। उस वक्त वहां नंद वंश के धनानंद का राज था और वो अपने लालच और घमंड के चलते लोगों में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। और इसी पॉलिटिकल माहौल ने एक दरवाजा खोला एक नौजवान, बहुत ही एम्बिशियस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे चाणक्य, एक ऐसा तेज दिमाग रणनीतिकार जिसने कसम खा रखी थी कि धनानंद को तो गद्दी से उतारकर ही रहेंगे। अच्छा, चाणक्य का जिक्र हो और अर्थशास्त्र का ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इससे आप ऐसे समझिए जैसे किसी साम्राज्य को चलाने के लिए एक सीईओ की हैंडबुक हो। और हाँ, अर्थशास्त्र कोई आदर्शवादी किताब नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए एक, कह सकते हैं, रूथलेस प्रैक्टिकल गाइड थी। मतलब इसमें लिखा था कि जासूसों का नेटवर्क कैसे बिछाना है और जरूरत पड़े तो दुश्मन को खत्म करने के लिए जहर तक का इस्तेमाल कैसे करना है। यही वो ब्लूप्रिंट था जिस पर पूरा मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। तो साम्राज्य की नींव तो पड़ गई। अब मिलते हैं उन बड़े किरदारों से जिन्होंने इस साम्राज्य की किस्मत लिखी। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, बल्कि एक पूरे राजवंश की है। और ये वाकई एक पावर पैक्ड डायनेस्टी थी। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त, जिन्होंने सिर्फ धनानंद को ही नहीं बल्कि सिकंदर के जनरल सेल्यूकस को भी हराया। उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार, जिन्होंने साम्राज्य को और दक्षिण तक फैलाया। और फिर आए अशोक, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास शायद ही कभी भुला पाएगा। अब अशोक की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग यानी आज के उड़ीसा के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर युद्ध छेड़ा। मौर्य जीते तो जरूर, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। युद्ध के मैदान में जो तबाही मची, उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और यहाँ से आता है एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। कलिंग युद्ध के बाद कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के असर में आकर अशोक ने लड़ाई और हिंसा का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के डंके की चोट पर जीत की पॉलिसी छोड़कर धम्म घोष यानी धर्म और नैतिकता से दिलों को जीतने की पॉलिसी अपनाई। और सुनिए, ये सिर्फ कोई पर्सनल चेंज नहीं था, नहीं, ये एक शाही पॉलिसी बन गई। अशोक ने अपनी पूरी सल्तनत को, पूरे साम्राज्य को अपने इस नए मिशन पर लगा दिया। उन्होंने धम्म महामत्त नाम के खास ऑफिसर्स नियुक्त किए, जिनका काम था ये देखना कि लोग नैतिक जीवन जी रहे हैं या नहीं। अरे, उन्होंने तो अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा तक को बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए श्रीलंका भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने विशाल साम्राज्य को आखिर मौर्य चलाते कैसे थे? मतलब मैनेजमेंट कैसे होता था? इसका जवाब छिपा है उनके कमाल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। देखिए, चाणक्य की सोच वाकई रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने राज्य को एक लिविंग बॉडी की तरह देखा, जिसके 7 अंग हैं, 7 हिस्से। राजा उसका दिमाग है तो मंत्री उसकी आंखें और कान। हर हिस्से का अपना एक तय काम था और इसी बैलेंस ने पूरे साम्राज्य को स्टेबल और मजबूत बनाए रखा। मतलब ये एक इनक्रेडिबली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, हर काम के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर। मिसाल के तौर पर समाहर्ता को आप आज का रेवेन्यू सेक्रेटरी या इनकम टैक्स कमिश्नर समझ सकते हैं, जो टैक्स कलेक्शन देखता था। और सीताध्यक्ष एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड था। सच में एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता था सब कुछ। और हाँ, एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव हमेशा इंटरेस्टिंग होता है ना। चंद्रगुप्त के दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर था, मेगिस्थनीज। उसने अपनी किताब इंडिका में भारतीय समाज को 4 वर्णों में नहीं बल्कि 7 क्लासेस में बटा हुआ बताया, वो भी प्रोफेशन के आधार पर, जैसे दार्शनिक, किसान, सैनिक। उसके लिए ये जातियां नहीं बल्कि प्रोफेशन थे। चलिए
अब उस चीज पर आते हैं जो मौर्य साम्राज्य को और खास तौर पर अशोक के दौर को सच में यूनिक बनाती है, और वो है उनका मास कम्युनिकेशन का तरीका। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। न टीवी था, न रेडियो, न इंटरनेट। तो फिर अशोक ने अपने धम्म का संदेश अपनी लाखों करोड़ों प्रजा तक पहुंचाया कैसे? हुआ ये कि सदियों तक अशोक की ये संदेश पत्थरों पे लिखे तो रहे, पर उन्हें कोई पढ़ ही नहीं पाता था। लिपि समझ से बाहर थी। फिर आए जेम्स प्रिंसेप। 1837 में उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर लिया, और अचानक इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर हमारी आंखों के सामने जिंदा हो गया। तो आखिर इन पत्थरों पर लिखा क्या था? इनमें थे नैतिक उपदेश, शाही नीतियां और अशोक के अपने ख्याल। लेकिन सबसे शॉकिंग था शिलालेख नंबर 13, जिसमें अशोक ने कलिंग युद्ध के लिए पब्लिकली अपना गहरा दुख और पछतावा जताया था। सोचिए, इतिहास में किसी सम्राट का ऐसा पब्लिक कन्फेशन, ये अनहर्ड ऑफ था, अभूतपूर्व था। और ये संदेश ऐसे ही नहीं लिख दिए गए थे। इन्हें खूबसूरती से बनाए गए खंभों यानी पिलर्स पर उकेरा गया था। हर पिलर इंजीनियरिंग और आर्ट का एक बेजोड़ नमूना था। एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया और उसके टॉप पर एक सिंबॉलिक जानवर की मूर्ति। तो चलिए अब इस कहानी को आज के दौर से जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये प्राचीन साम्राज्य आज भी मॉडर्न इंडिया की पहचान को कैसे शेप कर रहा है। ये कंटिन्यूटी देखना कितना अद्भुत है ना? रामपुरवा का ये बैल जो करीब 2300 साल पहले एक अशोक स्तंभ के टॉप पर था, आज भारत के राष्ट्रपति भवन में शान से खड़ा है। ये अतीत और वर्तमान के बीच एक जीती जागती कड़ी है। और फिर आता है ये शायद सबसे फेमस मौर्यन आर्ट पीस, सारनाथ का लायन कैपिटल। ये 4 शेर जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, कभी धम्म के दुनिया भर में फैलने का प्रतीक थे, और आज ये स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। और इसी राष्ट्रीय प्रतीक के ठीक नीचे लिखा है भारत का नेशनल मोटो, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये विचार सीधे हमारी उसी प्राचीन विरासत से आता है जो हमें उस नैतिक बुनियाद की याद दिलाता है जिसकी कल्पना कभी अशोक ने की थी। लेकिन हर साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य का भी अंत हुआ। अशोक के बाद के शासक उतने काबिल नहीं निकले, और आखिर में आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ को उनके ही सेनापति ने मार डाला। तो साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उसकी लेगेसी, उसकी विरासत आज भी जिंदा है। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। मौर्यों की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये कहानी है लीडरशिप की, ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत की, और उन आइडियाज़ की जो पत्थरों पर लिखे गए थे पर आज भी गूंजते हैं। तो सवाल ये है कि 2300 साल पुरानी इस प्लेबुक से आज की गवर्नेंस क्या सीख सकती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।